आबशार ज़िंदगी तो इसी तरह बहता रहता है। दिन आते और जाते रहते हैं, कुछ दिन याद रह जाते हैं। 12 जनवरी 1863 दुनिया में आए थे एक महान इंसान जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भी माना जाता है। और आप और हम जैसे जवानों के लिए आज का दिन नेशनल यूथ डे है। 13 जनवरी एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की शताब्दी शुरू हो रही है जिन्हें हम शक्ति सामंत साहब के नाम से जानते हैं। तो उनकी शताब्दी शुरू हो रही है 13 जनवरी को। और 14 जनवरी कैफ़ी साहब की कैफियत मैं कभी भूलता नहीं, यानी सालगिरह कैफ़ी साहब की। तो कुछ बातें उनके बारे में किए लेते हैं। मुझे याद है ज़रा ज़रा वो जो दौर था हरा भरा, मुझे याद है ज़रा ज़रा। धार्मिक स्थलों पे आकर भी मुझे राज कपूर याद आती है। बहुत रोमांटिक इंसान, लेकिन उसकी जो अपनी सोच है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वो ऊपर दिखाई दे रही है मनसा देवी और सामने शिव मौजूद है। शिव का हर युग में हिंदुस्तान में, भारत में अलग ही महत्व रहा है। अब इधर देखिए ज़रा, जो हमारे महापुरुष हैं हिंदुस्तान के, इसमें स्वामी विवेकानंद का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बचपन में स्वामी जी इतने नटखट थे। स्वामी जी मतलब बचपन में इनका नाम था नरेंद्र। तो इतने नटखट थे कि इनकी जो माँ हैं वो ये कहा करती थी, हे प्रभु, मैंने तो तेरे से बच्चा मांगा और तूने मुझे दे दिया। ऐसा कैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के इस स्टैचू पे आकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि हरिद्वार में मौजूद हूँ और हरिद्वार की सबसे बड़ी खासियत राज कपूर ने कहाँ महत्व दिया। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। ये जो स्टैचू है इसके बिल्कुल पीछे गंगा है। दक्षिण में बैठे हमारे दोस्त आए होंगे, इधर ज़रूर आए होंगे। तो मैं कहा करता हूँ कि ज़मीन पे मुक़द्दस पवित्र गंगा और आसमां पे लहराता हुआ तिरंगा। आसमां पे लहराता हुआ तिरंगा और ज़मीन पे पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, ना लेना हमसे पंगा। तो यहाँ करके मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत अरसे से, क्या 50-60 साल से इधर आता रहता हूँ और इन जगहों पे आकर के बड़ा मुझे खुशी मिलती है। जैसा मैंने कहा, गंगा की पवित्रता, और फिर मुझे राज कपूर के बारे में मैं बहुत कुछ कहता रहता हूँ। और गंगा को जो महत्व उन्होंने दिया, पर उसका तो क्या कहना। लेकिन इतना कुछ कह लेने के बाद भी काफ़ी बचा रह जाता है। कुछ और आगे चले चलते हैं। सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा रात भी, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की, रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। ये गीत तो मुझे हिंदी फिल्म्स के जो भी रोमांटिक गीत हैं उसमें
बहुत ही ऊपर दिखाई देता है। इतना रसीला गीत है, शंकर जयकिशन की धुन, शैलेंद्र जी के आखिरी गीतों में से है ये। और रफ़ी साहब और आशा जी ने क्या किस अंदाज में गाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका श्रेय मैं देता हूँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब को, जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में इस गीत को पेरिस में पिक्चराइज किया। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि एक ज़माने में मैं भी उन्हीं सड़कों पे पेरिस की घूम रहा था। रोड साइड कैफ़ेज़, शैन के किनारे, शैन रिवर के किनारे घूमना और आईफल टावर के दूसरी मंजिल पे बैठ के बर्गर खाना, ये सब मुझे याद आता है जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ, क्योंकि कुछ वक्त मेरा भी पेरिस में गुजरा था। तो शक्ति सामंत साहब के बारे में अचानक कैसे याद आ गया? भाई इसलिए कि 13 जनवरी से शुरू हो रही है उनकी जन्म शताब्दी, यानी 13 जनवरी 2025 से और 2026 तक चलेगी पूरे बरस। भाई 37 फिल्म जो उन्होंने बनाई हैं, वो मुझे तो भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म उनकी इवनिंग इन पेरिस ही लगती है। अपने अपने अलग अलग मत हो सकते हैं इस बारे में, क्योंकि इस फिल्म में जो एंटरटेनमेंट है वैसा जल्दी से हिंदी फिल्म्स में कभी देखा नहीं गया। शर्मिला टैगोर है, शम्मी कपूर है, और जो कॉमेडी है उसके लिए राजेंद्र नाथ और सरिता मौजूद है, लेकिन 3 विलेन मौजूद हैं। भाई सबसे बड़ी बात है, प्राण साहब हैं, के.एन. सिंह, प्राण साहब का देखने का अंदाज, के.एन. सिंह की आंखें, और शेट्टी साहब जो थे वो फाइट कंपोजर रोहित शेट्टी के अब्बा, वो भी कमाल के विलन थे। तो इस तरह से ये फिल्म यूरोपियन लोकेल से होती हुई नियाग्रा तक पहुंच जाती है, तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। और फिल्म जो है इसको सिनेमेटोग्राफी बड़ी कमाल है भाई। वी गोपी कृष्ण ने किया है इसकी सिनेमेटोग्राफी, और गोविंद जी इसके एडिटर हैं। और आप जानते ही हैं कि एडिटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है फिल्म मेकिंग में। 1 फुट एक्स्ट्रा और 1 फुट कम गया सीन, इसलिए एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शक्ति सामंत साहब को मैं याद करता हूँ क्योंकि इसके अलावा भी जो उनकी फिल्म्स हैं वो सभी फिल्म्स बड़ी सोच विचार करके बनाते, गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और इस फिल्म को लिखा सचिन भौमिक ने और इसके डायलॉग रमेश पंत ने लिखे। कुल मिलाकर के ये एक ऐसी फिल्म बन गई कि मैं जब भी कभी इसे देखूं, 168 मिनट की फिल्म, 1 जनवरी 1967 को ये रिलीज़ हुई और कहा जाता है कि 1.5 करोड़ के करीब कमा भी लिया। हिट फिल्म थी, तो 1.5 करोड़। आज के ज़माने में लोग कहेंगे 1.5 करोड़, जी आज के 500-600 करोड़ से कम नहीं है 1.5 करोड़ उस ज़माने का। तो ये फिल्म मुझे याद आ गई, मुझे शक्ति सामंत साहब याद आ गए, और मैं उनके बारे में कुछ और भी बातें कहूँगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, ये फिल्म मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म है, और इसके गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने खुले दिल से गाए हैं, क्या बात है। आसमान से आया फरिश्ता, वो हेलीकॉप्टर का है इसमें एक शॉट, और उससे जाते हुए घबरा रहे थे शम्मी कपूर। इतने में उन्होंने पास में देखा एक छोटी सी बार है, और बार में रखी हुई थी कॉन्यक, 2 पैक लगाए कॉन्यक के, चढ़ गए हेलीकॉप्टर पे, और बाद में ये सीन में नहीं था लेकिन वो बोट में कूद भी पड़े। ऐसे जांबाज एक्टर होते थे। तो भाई उस दौर के एक्टर्स को मैं क्यों ना याद करूं। उसका तो एक छोटा सा सिरा भी आज की फिल्म्स में कहीं दिखाई नहीं देता। जो कमाल वो लोग कर गए, इसीलिए उनके बारे में मैं अपनी बातें कहता हूं। और मैं कहा करता हूं ना, मुझे याद है ज़रा ज़रा, वो दौर तो मेरे मन में बसा रहता है। आसमान में घूमता हुआ चांद देखिए, इस गीत को और भी एक आराइश दे देता है। रात के हम सफ़र थक के घर को चले, और इस तरह से वो सामने से आती हुई सुबह ये जता रही है और बता रही है कि भाई बस उसी दौर में है जो कुछ है, आगे तो यहाँ से आगे नखलिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला जो उस वर्ष में हमें दिखाई दिया। मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुका था, फ़िक्र ख़त्म हो गई थी, अच्छे तरीके से पास भी हो गया था। और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो दौड़ा दौड़ा गया, और जब देख करके लौटा इतनी खुशी मिली। तो शक्ति दा, हम आपको याद करते हैं। एक हल्की सी मुलाकात तो आपसे हुई थी देव साहब की पार्टी में, लेकिन ये फिल्म मुझे याद रहती है। कुछ और भी जिक्र करूँगा मैं, क्योंकि सेंटिनरी है भाई शक्ति सामंत साहब की, शुरू हो रही है और जाएगी अगले बरस तक। तो हम याद करते हैं ऐसे महान निर्माता निर्देशक शक्ति दा को। चलता है। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिन्होंने ऐसी कमाल की फिल्म बनाई, लेकिन लेटेस्ट स्टेज तक आते आते उनकी फिल्म का एक गीत मुझे याद आता है। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला ना अपना हो, क्या क्या हमने सोचा था
रह गया बन के सपना हो। इतनी कामयाबी इन्होंने हासिल की, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हिट फिल्म से एक के बाद एक, और सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया इन्होंने। और मैं बात कर रहा हूँ शक्ति सामंत साहब की। शक्ति सामंत साहब की जन्म शताब्दी शुरू होती है 13 जनवरी के साथ, और मैं उन्हें कुछ फूल भेंट करना चाहता हूँ। इतने सारे फूल, इतने सारे फूल, इतने सारे फूल। शक्ति दा का क्या कहना, 6 बांग्ला फिल्में, 37 हिंदी फिल्में, और न जाने कितने सारे अमर गीत शक्ति दा के। याद करते हैं, चलिए कुछ बातें उनके बारे में किए लेते हैं। सफल होगी तेरी आराधना, तेरी आराधना। ये बर्मन दादा का प्रीमोनिशन था उस इंसान के लिए जिसने इतनी मेहनत अपनी ज़िंदगी में की और फिर उतनी ही कामयाबी भी उन्हें हासिल हुई। मैं बात कर रहा हूँ शक्ति सामंत साहब की, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। आज उनकी सालगिरह है, और ये अकेली सालगिरह नहीं है, बल्कि आज से शुरू हो रही है उनकी जन्म शताब्दी, यानी 13 जनवरी, और ये है बरस 2025, और अगले बरस शक्ति दा 100 बरस के हो जाएंगे। मैं उस महान डायरेक्टर को इसलिए सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू किया उन्होंने अपना करियर। देखिए, शुरू में इधर उधर न जाने कितनी मेहनत करके आखिर में जब उन्हें फिल्म मिली, और वो फिल्म जो उनको मिली वो थी बहू 1954 में, और फिल्म इंडस्ट्री को मालूम हुआ भाई ये तो अलग तरह के इंसान हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। लेकिन एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी शक्ति दा के कि हिंदी फिल्म्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है संगीत। इसलिए इसके बाद में उन्होंने जो फिल्म्स बनाई उनका संगीत बड़ा कमाल का था। अब आप भूल सकते हैं क्या, आइए मेहरबान, ऐसा खूबसूरत गीत और ऐसी धुन, और हावड़ा ब्रिज एक ऐसी हिट फिल्म कि जिसने टॉप पायदान में ला खड़ा किया शक्ति सामंत साहब को। बस फिर वो समझ गए ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। सिंगापुर और चाइना टाउन, टाली हो। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी था। वो जानते थे इस बात को कि संगीत जो कामयाब करेगा फिल्म को, उसके अंदर रिदम भी बहुत ज़रूरी है। और फिर बनाते चले गए फिल्म उसके बाद। लेकिन मुझे जो उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म लगती है वो एक एंटरटेनिंग फिल्म है। ऐसी फिल्म कभी हिंदी सिनेमा में बनी नहीं, इवनिंग इन पेरिस। और इवनिंग इन पेरिस को मैं याद करता हूँ क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट भी है, उसमें स्टोरी भी है, और उसमें फॉरेन लोकेशंस भी हैं, और ये फिल्म भी हिट हुई। और उसका संगीत तो क्या कहना, आसमान से आया फरिश्ता। शम्मी कपूर से उनकी बॉन्डिंग बड़ी कमाल की थी। इसके बाद फिर उन्होंने सोशल फिल्म्स की तरफ तैयारी कर ली, और आराधना जो सफल हुई उनकी, उसका संगीत कामयाब हुआ। और एक गाना जो उन्होंने उसमें पिक्चराइज किया, रूप तेरा मस्ताना, ऐसा गाना भी इससे पहले इतने सेंसुअस तरीके से किसी डायरेक्टर ने पिक्चराइज नहीं किया था। अब तो शक्ति दा छा गए फिल्म्स में, और उनकी हर तरफ ये बात फैल गई कि सोशल फिल्म्स में भी वो उतने ही महान हैं बनाने में जितनी कि वो एंटरटेनर को बनाने में होते थे। बस फिर उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, कटी पतंग हिट फिल्म। और देखिए उस शख्स का कमाल देखिए कि संगीत की बात अगर हम करें तो कहाँ ओपी नैयर साहब से शुरू होता है, रवि साहब से होते हुए, शंकर जयकिशन से होते हुए, बर्मन दादा की धुनों को लेते हुए आखिर में पंचम तक वो आ जाते हैं। और पंचम ने भी उनके लिए क्या संगीत बनाया। मैं फिल्म अजनबी के गीतों को याद करता हूँ, और कैसे कैसे कमाल के गीत बनाए गए। और शक्ति सामंत साहब, मैं देख रहा था उस दिन 27 सितंबर 2007 को देवानंद साहब की बुक लॉन्च थी। मित्र कमलजीत के साथ मैं वहाँ मौजूद था, और कई सारे कलाकारों को देखा, कुछ से नमस्ते भी हुई। लेकिन सामने से आते हुए जब मुझे शक्ति सामंत साहब दिखाई दिए ना, तो मैंने उन्हें नमस्कार किया। ये है 2007 की बात। नमस्कार इसलिए किया क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो एंटरटेनमेंट आया उसको लाने में सावन की घटा एक ऐसी फिल्म मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर की, और कैसे कैसे कमाल के गीत उस फिल्म में। तो मैंने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके चेहरे पर बड़ी उदासी नज़र आई।
ये 27 सितंबर 2007 की बात है और सिर्फ 1.5 साल के बाद शक्ति दा दुनिया से रुखसत हो गए। तो यहाँ से शुरू हो रही है शक्ति दा की जन्म शताब्दी और इस जन्म शताब्दी को मनाया जाना चाहिए, गुनगुनाया जाना चाहिए और याद किया जाना चाहिए एक ऐसे डायरेक्टर को जिसने बांग्ला फिल्में भी बनाई और हिंदी फिल्म भी बनाई। मेरे ख्याल से टोटल 43 फिल्म्स उन्होंने बनाई, 6 बांग्ला और 37 हिंदी फिल्म। तो ऐसे कलाकार को, ऐसे महान डायरेक्टर को मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि 13 जनवरी जहाँ पंजाब में लोहड़ी दा फेस्टिवल होता है और वो भी समृद्धि की बात करता है, तो यहाँ मैं शक्ति सामंत साहब को उसी रूप में याद कर रहा हूँ। कैसे कैसे कमाल के गीत बनते थे। ये क्या हुआ चिंगारी कोई भड़के, प्यार दीवाना होता है पलकों के। अब पीछे से जब चीज़ें झांकती दिखाई देती हैं तो दूर तक नजर जाती है। गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली कली, चारों तरफ कलियां ही कलियां खिली हुई हैं और मुझे याद आ रहे हैं शक्ति दा यानी शक्ति सामंत साहब। उनकी जन्म शताब्दी को शुरू करते हैं हम यहाँ से। शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में सुलगने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। सच तो ये है कि वही है, ये वही ख्याल है मेरा जो एक ऐसी शख्सियत से जुड़ा है जिसकी ज़िंदगी भी ख्वाबीदा थी, जिसकी ज़िंदगी में रोमांस था और पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत थी। ये गीत लिखा हुआ है कैफ़ी आज़मी साहब का। गुनगुना रहा हूँ सवेरे सवेरे इसलिए क्योंकि आज उनकी सालगिरह है, 14 जनवरी। कैफ़ी साहब शायर थे, गीतकार थे और एक बहुत ही कमाल के इंसान थे। कम से कम 3 बार उनसे मुलाकात का मौका मुझे मिला। इसीलिए उस इंसान को जब मैं सोचता हूँ उनके बारे में तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अद्भुत इंसान ये थे वो। आज उनकी सालगिरह में याद आता हुआ एक गुज़रा हुआ दौर, ये जो दिख रहा है ना सिलसिला, ये मुझे याद दिला रहा है अपने छोटे से शहर की और कितनी खूबसूरत शायरी करते थे। मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया। कैफ़ी साहब की अपनी कैफियत निराली थी और कभी कभी कह देते थे, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियाँ, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। अब इस तरह की शायरी है कैफ़ी आज़मी साहब की, लेकिन मैं उन्हें फिल्मी गीतों के बारे में ये सोचता हूँ कि क्या कमाल के गीत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखे हैं। आज उनकी सालगिरह पे वो गीत मुझे याद आ रहे हैं। वो गीत चाहे तलत महमूद साहब ने गाया हो और चाहे रफ़ी साहब ने गाया हो या मुकेश साहब ने, लेकिन कैफ़ी आज़मी साहब की कैफियत हर गीत में इसी तरह से झलकती है जैसे इस कोहरे के पीछे से झांकती हुई हल्की हल्की सी रोशनी। याद कर रहा हूँ मैं उनके गीतों को, याद कर रहा हूँ। गीतों को कितना हम याद करते हैं जो कैफ़ी साहब ने लिखे। उनकी कैफियत ही ऐसी कमाल की थी। और रफ़ी साहब के गीतों को क्या हम भूल सकते हैं। रफ़ी साहब के गीत भी अपने ढंग के अनोखे और अनोखे। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती,
कर ली। विरह वेदना में कैफी साहब ने जिस तरीके से इस गीत को लिखा, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। इस पूरी एक गीत को जैसे जैसे हम सुनते चले जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि कितना एक मर्म है कैफी आज़मी साहब के मन में। मुझे तो वो दिन बड़े याद आते हैं, 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973, और कैफी साहब के साए में रहने का मौका मुझे उनके आशियाने पे मिला था। मुकेश साहब ने भी लेटेस्ट स्टेज तक जाते जाते तुम ही ने दिल को दिल समझा नहीं है। कैफी साहब लिखते हुए इस बात को जानते थे कि फिल्मी गीतों को लिखना एक अलग बात है और शायरी एक अलग बात है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फ़र्क हमें दिखाई देता था। आज उनकी सालगिरह पे मैं उनको याद करता हूँ और सोचता हूँ, ऐसे महान बरगद के पेड़ से मेरी 3 मुलाकातें हो भाई, ये तो एक जीवन का वरदान है। कुछ और भी आगे बढ़ कर के बातें किए लेंगे। लेता है दिल अंगड़ाई, इस दिल को समझाई, अरमान गलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना। कितना खाबिदा सा है ये गीत। खाबिदा से मतलब ये कि हेमंत कुमार साहब की धुन है और कैफी आज़मी साहब के अल्फाज हैं और लता जी ने इसको गाया है, और इस पे जो अदाकारी है शर्मिला टैगोर की, वो भी कमाल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कैफी आज़मी साहब कितने कमाल के लिरिसिस्ट थे, शायर तो थे ही, और इस गीत के अलावा भी न जाने कितने सारे गीत जो लता जी ने उनके लिए गाए। बेताब दिल की तमन्ना यही है, आज सोचा तो आंसू भरा। कैफी आज़मी साहब के साथ ज़्यादातर जो है वो मदन मोहन जी का संगीत होता था, और कई फिल्म को चेतन इंसान की। मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में। ऐसे समझ जाना कितने सारे गीत, और हम कुछ बातें और करते हैं कैफी साहब के बारे में, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा अद्भुत और अनोखा है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। गीतों को कितना हम याद करते हैं जो कैफी साहब ने लिखे, उनकी कैफियत ही ऐसी कमाल की थी, और रफ़ी साहब के गीतों को क्या हम भूल सकते हैं। रफ़ी साहब के गीत भी अपने ढंग के अनोखे और अनोखे। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। विरह वेदना में कैफी साहब ने जिस तरीके से इस गीत को लिखा, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। इस पूरी एक गीत को जैसे जैसे हम सुनते चले जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि कितना एक मर्म है कैफी आज़मी साहब के मन में। मुझे तो वो दिन बड़े याद आते हैं, 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973, और कैफी साहब के साए में रहने का मौका मुझे उनके आशियाने पे मिला था। मुकेश साहब ने भी लेटेस्ट स्टेज तक जाते जाते तुम ही ने दिल को दिल समझा नहीं है। कैफी साहब लिखते हुए इस बात को जानते थे कि फिल्मी गीतों को लिखना एक अलग बात है और शायरी एक अलग बात है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फ़र्क हमें दिखाई देता था। आज उनकी सालगिरह पे मैं उनको याद करता हूँ और सोचता हूँ, ऐसे महान बरगद के पेड़ से मेरी 3 मुलाकातें हो भाई, ये तो एक जीवन का वरदान है। कुछ और भी आगे बढ़ कर के बातें किए लेंगे। लेता है दिल अंगड़ाई, इस दिल को समझाई, अरमान
गलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है, ऐसी ही बातें होती हैं, ऐसी ही बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना। कितना खाबिदा सा है ये गीत। खाबिदा से मतलब ये कि हेमंत कुमार साहब की धुन है और कैफी आज़मी साहब के अल्फाज हैं और लता जी ने इसको गाया है और इस पे जो अदाकारी है शर्मिला तैगोर की वो भी कमाल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कैफी आज़मी साहब कितने कमाल के लिरिसिस्ट थे, शायर तो थे ही, और इस गीत के अलावा भी ना जाने कितने सारे गीत जो लता जी ने उनके लिए गाए। बेताब दिल की तमन्ना यही है, आज सोचा तो आंसू भरा। कैफी आज़मी साहब के साथ ज़्यादातर जो है वो मदन मोहन जी का संगीत होता था और कई फिल्म तो चिदन साहब की। मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में। ऐसे समझ जा रहे हैं कितने सारे गीत, और हम कुछ बातें और करते हैं कैफी साहब के बारे में, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा अद्भुत और अनोखा है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। रो रही है आज मेरी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी राहतें राहतें, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों। कैसे खूबसूरत गीत बनते थे उस ज़माने में। ये 1962 की फिल्म पठान का गीत है और फकीर मोहम्मद ने इसका संगीत दिया था, ऐश कंवर साहब ने लिखा था, और बड़ी ही खूबसूरत सी आवाज़ उस ज़माने में तलत महमूद साहब की गूंजती थी, और जो अल्फाज उन्हें दिए जाते थे उसे एक मखमल के थान में लपेट कर वो परोस देते थे। ऐसे गीत अब नहीं बनेंगे ज़िंदगी में कभी, ये तो तय है, क्योंकि एक एहसास होता था। मुमताज़ और प्रेमनाथ इस फिल्म में थे मौजूद, और ये गीत गाया ही बड़े खूबसूरत अंदाज में। दरअसल ऐसा कम ही होता है कि चांद इस तरह बादलों में खो जाए, लेकिन खोता है तो फिर निकल भी आता है। लुट चुकी है आज मेरी हर खुशी, कैसे गुजरेगी ये तन्हा जिंदगी बेबसी, हाय मेरा तो मुकद्दर सो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया। सर्द ठंडी हवा के झोंके एक दौर को याद तो दिलाते हैं, और दरीचे से झांकती हुई कुछ खूबसूरत यादें और बच्चों की ये किलकारियाँ जो मुझे सुनाई दे रही हैं, ये जीवन का सारांश है। किलकारियाँ गुम होती हैं, फिर हंसी गुम होती है, फिर इंसान ऐसे ही गाने गाता रहता है कि चांद मेरा बादलों में खो गया।
ये कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है आसपास में और बच्चे पूरे उत्साह के साथ उसमें शिरकत कर रहे हैं। इनकी रौनक, इनकी मस्ती, इनकी हस्ती, और मैं यहाँ एक बैल्कनी में खड़ा हुआ चाँद को देखते हुए गा रहा हूँ, चाँद मेरा बादलों में खो गया। और दुआ ये करता हूँ कि इनके चाँद इनके साथ रहें हमेशा। एक बार चाँद खो जाता है, लौट के फिर कभी आता नहीं। बादलों से झांकता है लेकिन झांकने के बाद फिर गुम हो जाता है।